हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका। बात कर रहे थे हम मानव परिसंचरण तंत्र में रक्त तथा परिसंचरण ऊतक रक्त की कणिकाओं के बारे में। प्रथम कणिका लाल रुधिर कणिकाओं के बारे में पढ़ चुके थे। दूसरा जो बिंदु था वो है श्वेत रुधिर कणिकाएं। श्वेत रुधिर कणिकाओं की एक एक विशेषता, वर्गीकरण, प्रकार, कार्य और विघटन तक की सारी प्रक्रियाओं का हम अध्ययन करेंगे। तो देखिए, पहला गुण एक एक लेते जाते हैं। पहला तो गुण इसके नाम से ही आएगा, श्वेत रुधिर कणिकाएं। श्वेत रुधिर कणिकाएं, इसका मतलब ये श्वेत रंग की हैं, तो ये कोशिकाएं वर्णक विहीन होती हैं। अब इसकी तुलना हम पीछे वाली से भी करते जाएं तो वर्णक विहीन कोशिकाएं हैं। लाल रुधिर कणिकाओं में हीमोग्लोबिन नाम का वर्णक पाया जाता था, जिस कारण से वो लाल थी, और इसी कारण से उनके निर्माण और लाल रंग के इस वर्णक के कारण इरिथ्रोसाइट कहा था। ये वर्णक को विहीन कोशिकाएं हैं, तो इन कोशिकाओं को कहा जाता है ल्यूकोसाइट कोशिकाएं, ल्यूकोसाइट्स। पहली विशेषता आ गई। दूसरी विशेषता देखिए, श्वेत रुधिर कणिकाएं जो हैं, ये कणिकाएं केंद्रक युक्त कोशिकाएं होती हैं। लाल रुधिर कणिकाओं से तुलना करें तो लाल रुधिर कणिकाओं में हीमोग्लोबिन वर्णक की अतिरिक्त मात्रा भरी जाए, इसलिए सबसे बड़े कोशिकांग केंद्रक की ही अनुपस्थिति पाई जाती है, अर्थात वो केंद्रक विहीन कोशिकाएं थी। और वहाँ पर हमने दो विशेष कंडीशन ली थी, स्तनधारियों को छोड़कर अन्य सभी कशेरुकियों में केंद्रक युक्त लाल रुधिर कणिका पाई जाती है। और स्तनधारियों की बात करें तो ऊंट तथा लामा दो ऐसी स्तनधारी हैं जिनके अंदर केंद्रक युक्त आरबीसी पाई जाती है। लेकिन यहाँ ऐसा कोई विवाद नहीं है। श्वेत रुधिर कणिकाएं निर्विवादित रूप से केंद्रक युक्त पाई जाती हैं। और एक विशेषता और, ये रक्त की एकमात्र कणिकाएं हैं जिनके अंदर केंद्रक पाया जाता है। आरबीसी और प्लेटलेट दोनों में ही केंद्रक नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट विशेषता है, देखिए इनका निर्माण। तो इनका निर्माण भी मूल रूप से तो अस्थि मज्जा पर ही आधारित है, लेकिन स्थान अलग अलग हैं इनके। देखिए, मूल रूप से इनका निर्माण अस्थि मज्जा से ही होता है, लेकिन इनके अलावा श्वेत रुधिर कणिकाओं का निर्माण थाइमस ग्रंथि तथा लसिका ऊतक में भी होता है। अब ये मूल रूप से अस्थि मज्जा पर ही कैसे आधारित है? थाइमस ग्रंथि और लसिका ऊतक की वो कोशिकाएं जिनका निर्माण अस्थि मज्जा से होता है, उन्हीं के द्वारा इन श्वेत रुधिर कणिकाओं का निर्माण होता है। नेक्स्ट बात करें इनके जीवन काल की। जीवन काल कितना होगा? तो देखिए, श्वेत रुधिर कणिकाएं जो हैं, इनका जीवन सामान्यतः न्यूनतम 4 से 5 दिन से लेकर कई दिनों तक का हो सकता है। कई दिनों तक का भी हो सकता है और कम से कम 4 से 5 दिन का होता है। नेक्स्ट गुण की बात करते हैं। देखिए, इनका प्रकार और प्रकार का वर्गीकरण किया जाता है 2 गुणों के आधार पर। 2 गुण कौन से हैं? देखिए, एक तो पाया जाता है इनके अंदर गुण कोशिका द्रव्य के अंदर। कोशिका द्रव्य में कार्बनिक कणिकाएं पाई जाती हैं, जो कणिकाएं प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा तथा कुछ अन्य कार्बनिक पदार्थों की भी हो सकती हैं। कोशिका द्रव्य में पाई जाने वाली कार्बनिक कणिकाएं तथा केंद्रक की पालित या संगठित अवस्था। केंद्रक की पालित अर्थात पालियों में बटा हुआ केंद्रक या संगठित केंद्रक, इन 2 गुणों के आधार पर श्वेत रुधिर कणिकाओं का किया जाता है वर्गीकरण। तो देखिए, इसको एक बार थोड़ा सा रिपीट करते हैं। श्वेत रुधिर कणिकाएं वर्णक विहीन हैं, इस कारण ल्यूकोसाइट कहा जाता है। रक्त की एकमात्र केंद्रक युक्त कणिकाएं हैं। निर्माण इनका मूल रूप से अस्थि मज्जा में होता है। स्थान थाइमस ग्रंथियां और लसिका ऊतक होते हैं। जीवन काल जो है वो 4 से 5 दिन से लेकर कई दिनों तक का हो सकता है। और इनके वर्गीकरण का प्रकार 2 प्रकार के होंगे। देखिए, एक तो कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाली कार्बनिक कणिकाएं और दूसरा है केंद्रक की पालित अवस्था, विभाजित अवस्था या संगठित अवस्था। इस आधार पर श्वेत रुधिर कणिकाओं को 2 भागों में बांटा जाता है। अब वो 2 भाग कौन कौन से हैं? देखिए, श्वेत रुधिर कणिकाएं जो हैं, इनको 2 भागों में बांटा जाता है। पहला प्रकार है कणिकामय या ग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट ल्यूकोसाइट सेल्स, यानी कि कणिकामय श्वेत रुधिर कणिकाएं।
और दूसरा जो भाग है वो है कणिका रहित, एग्रेनुलोसाइट ल्यूकोसाइट सेल्स। श्वेत रुधिर कणिकाएं जो हैं वो कणिकामय और कणिका विहीन दो भागों में बांटी जाती हैं। कैसे बांटी जाती है, क्या आधार होगा? देखिए आधार ये है, जिन कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में कार्बनिक कणों की कणिकाएं दिखाई देती हैं वो कणिकामय श्वेत रुधिर कणिकाएं होती हैं, और जिनके कोशिका द्रव्य में ये कणिकाएं नहीं दिखाई देती हैं वो कणिका रहित श्वेत रुधिर कणिकाएं होती हैं। और दूसरा गुण है केंद्रक पालित, तो जो कणिका में श्वेत रुधिर कणिकाएं हैं उनका केंद्रक भी पालियों में बटा होता है, अर्थात केंद्रक भी कणिका में दिखाई देता है। और जो कणिका रहित होती हैं उनका केंद्रक संगठित होता है, पालियों में बटा हुआ नहीं होता है। अर्थात इनके गुणों की यदि यहाँ जानकारी लिखें तो कणिका में जो श्वेत रुधिर कणिकाएं हैं इनका साइटोप्लाज्म कहते हैं कोशिका द्रव्य को, साइटोप्लाज्म के अंदर पाई जाती हैं कणिकाएं। और दूसरा गुण इनका न्यूक्लियोलस अर्थात केंद्रक, ये पाया जाता है पालित, पालियों में बटा हुआ। तो दोनों ही गुण देखिए, साइटोप्लाज्म में कणिकाएं पाई जाती हैं, केंद्रक भी पालित होता है, पालित होगा तो कणिकाओं जैसा ही दिखाई देगा। और कणिका रहित जो हैं इनकी बात करें तो इनके साइटोप्लाज्म में कणिका नहीं पाई जाती हैं और इनका केंद्रक जो है वो संगठित होता है, अर्थात कणिकाओं में या पालियों में बटा हुआ नहीं होगा। इनकी मात्रा की बात करते हैं, कितनी कितनी मात्रा पाई जाती है, तो देखिए कणिका में जो श्वेत रुधिर कणिकाएं हैं इनकी मात्रा कुल श्वेत रुधिर कणिकाओं की 65% होती हैं, और कणिका रहित जो हैं इनकी मात्रा कुल श्वेत रुधिर कणिकाओं की 35% होती है। तो यहाँ से मात्रात्मक देखते जाइए, कणिका में जो हैं वो लगभग कहें तो 2/3 होती हैं और कणिका रहित जो हैं वो लगभग 1/3 होती हैं। कणिका में जो श्वेत रुधिर कणिकाएं हैं इन कणिकाओं को अभिरंजन की प्रकृति के आधार पर 3 भागों में बांटा जाता है, अर्थात कणिका में श्वेत रुधिर कणिकाएं अभिरंजन की प्रकृति आधार पर 3 प्रकार की होंगी। पहला प्रकार है न्यूट्रोफिल्स अर्थात उदासीन अभिरंजी, दूसरा प्रकार है इओसिनोफिल्स जिनको कि एसिडोफिल्स भी कहा जाता है, तीसरा जो प्रकार है वो होगा बेसोफिल्स अर्थात क्षारीय अभिरंजी श्वेत रुधिर कणिकाएं, या कह सकते हैं इनको बेसोफिल्स ग्रेनुलोसाइट। कणिका रहित जो श्वेत रुधिर कणिकाएं हैं इनको भी आगे 2 भागों में बांटा जाता है और इनका आधार होता है केंद्रक की आकृति और कुछ इनके कार्य। इस आधार पर इन्हें 2 भागों में बांटा जाता है। पहला प्रकार होता है लसीकाणु या ल्यूकोसाइट्स और दूसरा है एक केंद्रकाणु यानी कि मोनोसाइट्स। इस प्रकार से देखिए श्वेत रुधिर कणिका को 2 भागों में बांटा, कणिका में और कणिका रहित, जो कि कोशिका द्रव्य में कणिकीय पदार्थों के आधार पर बांटा गया है। कणिका में को अभिरंजन की प्रकृति के आधार पर 3 भागों में बांटा, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स और बेसोफिल्स। कणिका रहित को 2 भागों में बांटा है, केंद्र की आकृति के आधार पर लसीकाणु और एक केंद्रकाणु यानी मोनोसाइट। अब इन कोशिकाओं की एक एक कोशिका की गुणों की व्याख्या हम करते जाते हैं। पहला प्रकार लेते हैं न्यूट्रोफिल्स, ये अम्लीय तथा क्षारीय दोनों ही प्रकृति के अभिरंजकों से अभिरंजित होती हैं। अब देखिए आधार हमने क्या लिया था, यहाँ पर कणिकाएं अभिरंजित होती हैं, तो पहला आधार ले लिया कि न्यूट्रोफिल्स जो श्वेत रुधिराणु हैं उनकी साइटोप्लाज्म की कणिकाएं अम्लीय और क्षारीय दोनों ही प्रकार के अभिरंजकों से अभिरंजित होती हैं। दूसरी प्रकृति, यहाँ दूसरा जो आधार है वो लिया जाएगा न्यूक्लियस का अर्थात केंद्रक का। तो केंद्रक जो है वो 2 से 7 पालित होता है, 2 से 7 पालियां पाई जाती हैं इसके केंद्रक में। और तीसरा गुण लेते हैं मात्रा, तो न्यूट्रोफिल्स जो हैं इनकी मात्रा कुल श्वेत रुधिर कणिकाओं की लगभग 62% होती है। अर्थात देखिए कणिका में ग्रेनुलोसाइट जो श्वेत रुधिर कणिकाएं हैं वो कुल 65% हैं और इस 65 में से 62 अकेली न्यूट्रोफिल्स है, अर्थात 3% में ये दोनों आती हैं।
इनके कार्य तथा प्रकृति में इनमें सबसे पहला विशेष गुण जो है वो पाया जाता है केशिका पारण का। केशिका पारण किसे कहते हैं? केशिका कहते हैं रक्त की वो नलिका जिस नलिका में केवल सबसे आंतरिक एक कोशिकीय भाग ही पाया जाता है, यानी पतली भित्ति की वो नलिकाएं कहलाती हैं केशिकाएं। तो इनमें केशिका पारण का गुण पाया जाता है, अर्थात जब रक्त अपनी सबसे पतली भित्ति की नलिकाओं में बहता है तो ये श्वेत रुधिर कणिकाएं जो हैं वो उस नलिका से बाहर निकलकर आ जाती हैं ऊतक द्रव्य में, और केशिका पारण की क्रिया के फलस्वरूप ये श्वेत रुधिर कणिकाएं जो हैं ये आ जाती हैं अंतराली ऊतकों में। और जब ये अंतराली ऊतक में आती हैं तो वो स्थिति जो है उसे कहते हैं शोथ की अवस्था। शोथ की अवस्था कहते हैं जब किसी भी प्रकार का कोई संक्रमण मनुष्य के शरीर में हो जाता है और उस संक्रमण के कारण से त्वचा के किसी विशेष भाग पर सूजन आ जाती है और वो भाग गर्म हो जाता है, तो उसे कहते हैं शोथ की अवस्था, अर्थात संक्रमण के समय आने वाले सूजन को कहते हैं शोथ। और ये कोशिकाएं उस शोथ या संक्रमणकारी सूजन के स्थान पर पहुंचकर जिन पदार्थों का संक्रमण हुआ है उसको समाप्त करती हैं, उसका भक्षण करती हैं। अर्थात ये शोथ या संक्रमणकारी भाग में सूजन में आकर भक्षण का कार्य करती हैं, फैगोसाइटोसिस करके उस जीवाणु को खा जाती हैं और शरीर के लिए सुरक्षा पंक्ति बनाती हैं। देखिए न्यूट्रोफिल्स कोशिकाएं जो हैं वो मनुष्य के शरीर की प्रथम सुरक्षा पंक्ति का निर्माण करती हैं। दूसरी जो कोशिकाएं हैं वो हैं इओसिनोफिल्स या एसिडोफिल्स। देखिए इससे दो जानकारियां मिल रही हैं। इसका दूसरा नाम है एसिडोफिल्स, अर्थात ये अम्लीय प्रकृति के अभिरंजकों से अभिरंजित होती हैं और उस अभिरंजक का नाम है इओसिन। दोनों चीजें आ गई। तो इन कोशिकाओं में देखिए ये कोशिकाएं अम्लीय अभिरंजक इओसिन से अभिरंजित होती हैं। इन कोशिकाओं का केंद्रक द्विपालित होता है, दो पालियों का बना हुआ केंद्रक है, और इनकी मात्रा जो है वो कुल श्वेत रुधिर कणिकाओं का 2.5% होती है। यहाँ दो का आंकड़ा पकड़ लीजिए, इओसिनोफिल्स एसिडोफिल्स, दो नाम है इसके। एसिडोफिल्स अम्लीय प्रकृति का अभिरंजक बताता है, इओसिनोफिल्स उस अभिरंजक का नाम बताता है इओसिन। दो पालित केंद्रक पाया जाता है, 2.5 ही मात्रा पाई जाती है। साथ में एक चीज और है, 7 से कम की प्रकृति का जो पीएच होता है उसमें 2 पीएच जो होगी वो अम्लीय पीएच ही होती है। तो अम्लीय पीएच होती है 2 ही केंद्रक पाए जाते हैं, 2.5 ही यहाँ पर प्रवृत्ति पाई जाती है मात्रा की। कार्य की बात करें तो एसिडोफिल्स जो कोशिकाएं हैं इनमें केशिका पारण तथा कोशिका भक्षण दोनों की क्षमता कम पाई जाती है, अर्थात ये रक्त की नलिका में से निकलकर अंतराली ऊतक में आने की क्षमता कम पाई जाती है लेकिन कम पाई जाती है। कोशिका भक्षण भी इनमें कम ही पाया जाता है। लेकिन ये कार्य क्या करती है, देखिए परजीवी संक्रमण या एलर्जी के समय, परजीवी संक्रमण हो जाए, हम नाक से किसी ऐसी खुशबू को सूंघ लेते हैं या फिर डस्ट हमारे नाक के जरिए या मुंह के जरिए शरीर में प्रवेश कर जाती है, तो वो स्थिति होती है संक्रमण और एलर्जी की। उस समय ये इओसिनोफिल्स कोशिकाएं अत्यधिक सक्रिय होती हैं और इन कोशिकाओं से जो पदार्थ स्रावित होता है वो एलर्जी से लड़ने की क्षमता शरीर को प्रदान करता है। और इसके लिए जो पदार्थ स्रावित होता है उस पदार्थ का नाम है एंटीहिस्टामिन। एंटीहिस्टामिन पदार्थ स्रावित होता है जो शरीर को एलर्जी से लड़ने के लिए तैयार करता है। तीसरे प्रकार की कोशिका है, देखिए बेसोफिल्स। बेसोफिल्स अर्थात बेसिक प्रकृति के, क्षारीय प्रकृति के अभिरंजक से अभिरंजित होने वाली कोशिकाएं। तो ये क्षारीय अभिरंजक से अभिरंजित होती हैं और उस अभिरंजक का नाम है मेथिलीन ब्लू। मेथिलीन ब्लू नाम के क्षारीय अभिरंजक से अभिरंजित होती हैं और अभिरंजन के पश्चात इसका रंग जो है वो भी नीला ही दिखाई देता है, यानी कि इन श्वेत रुधिर कणिकाओं का जो भाग अभिरंजित होता है उसका रंग भी नीला दिखाई देता है। यहाँ पर मैंने रंग आपको नहीं बताया था, उसी का इंतजार था। देखिए इओसिनोफिल्स जो हैं वो जब अभिरंजित करती हैं एसिडोफिल्स कोशिकाओं को
तो गहरे लाल या गुलाबी रंग से अभिरंजित करेगी। तो यहाँ पर रंग इओसिनोफिल्स देता है लाल या गुलाबी, और मैथिलीन ब्लू, नाम ही है मैथिलीन ब्लू, और ब्लू मीन्स होता है नीला। तो ये बेसोफिल्स कोशिकाओं को नीले रंग में अभिरंजित करती हैं। नेक्स्ट है, देखिए केंद्रक की बात करें तो केंद्रक यहाँ 2 से 3 पालित होता है। अब केंद्रक को देखते जाइए, यहाँ न्यूट्रोफिल्स जो हैं वो 2 से 7 पालित केंद्रक या 5 से 7 पालित, यानी कि लगभग माला जैसा केंद्रक पाया जाता है। इओसिनोफिल्स में केवल 2 पालियां पाई जाती हैं, बेसोफिल्स में 2 से 3 पालित केंद्रक पाया जाता है। और मात्रा की बात करें तो इसकी मात्रा केवल 0.5% होती है। कुल श्वेत रुधिर कणिकाओं का केवल 0.5% बेसोफिल्स होता है। तो यहाँ पर देखिए ये अधिकतम श्वेत रुधिर कणिकाओं की स्थिति थी, और ये श्वेत रुधिर कणिकाओं की निम्नतम स्थिति है, न्यूनतम स्थिति है, इससे कम कोई भी नहीं पाई जाती। आगे भी जो हम वर्गीकरण करेंगे यहाँ पर लसीकाणु और मोनोसाइट्स का, वो भी 0.5 नहीं होती हैं। तो अब तक की मात्राओं का क्रम देखिए, न्यूट्रोफिल्स जो हैं ये पाई जाती हैं 62%, इओसिनोफिल्स पाई जाती हैं 2.5% और बेसोफिल्स पाई जाती है केवल 0.5%। ये सबसे कम की स्थिति मात्रा के अनुसार। अब इनके कार्य की बात करें हैं, बेसोफिल्स कोशिकाएं क्या कार्य करती हैं। तो बेसोफिल्स कोशिकाएं जो हैं वो हिस्टामिन और हिपेरिन का स्राव करती है। हिस्टामिन तो एलर्जी की संवेदना ग्रहण करने का, एलर्जी के समय उत्पन्न होने वाला एक पदार्थ है जो रक्त में घुली अवस्था में पाया जाता है। उसी के उद्दीपन से ये इओसिनोफिल्स एंटाहिस्टामिन स्रावित करती हैं, और हिपेरिन जो है वो एंटीकोगुलेंट प्रकृति का रसायन होता है जो रक्त की इन बेसोफिल्स कोशिकाओं द्वारा स्रावित किया जाता है। एंटीकोगुलेंट क्या होता है? एंटीकोगुलेंट प्रतिस्कंदक पदार्थ, अर्थात रक्त की नलिकाओं में जब रक्त बहता है उस समय वो जमे नहीं, इसके लिए ये हिपेरिन जो है ये कार्य करता है। कई बार हिपेरिन पदार्थ की आवश्यकता होती है, तो हिपेरिन के जो इंजेक्शन होते हैं उसके लिए याद रखना है, जोंक या लीच की जो लार होती है उसके अंदर हिपेरिन नाम का ये रसायन पाया जाता है जो कि रक्त को जमने नहीं देता है। कणिकाओं की जिनको जानकारी अच्छी लगे वो वीडियो को लाइक शेयर करें तथा नए स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।